वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केवीएस का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने केवीएस के क्वेश्चन पेपर्स को स्टार्ट किया हुआ था, आगे भी हम उनको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, केवीएस का जो एग्ज़ाम है हमारा, उसमें जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आएगा आपका 100 मार्क्स का, उसका जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। केवीएस के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 180 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपका 100 मार्क्स का तो हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो आएगा। तो इसी के सिलेबस को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर एक जो सब्जेक्ट है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स में से किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आज का जो सिलेबस है हमारा, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है और ज़्यादा फोकस हमें किन टॉपिक्स पे करना है। इसमें क्या है, केवीएस का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या है, जो 11th और 12th में हमने इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ी है ना, सिलेबस तो सारा वही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप क्या कर सकते हो, पहले तो 11th और 12th की बुक को फॉलो करो, उसमें से सारे टॉपिक्स को एक बार रीड कर लो। उसके बाद आप क्या करो, जो हम यूजी और पीजी में जो माइक्रो मैक्रो की बुक्स पढ़ते हैं थोड़ा उनमें स्टडी करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइक्रो और मैक्रो की जो यूजी और पीजी की बुक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी करना है वो क्या पढ़ना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो क्या होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ना है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हम 12th में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सब टॉपिक्स हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आते हैं ना, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ना है आपको। फिर आपको क्या पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कि एक उपभोक्ता जो है किस तरह से व्यवहार करता है, और डिमांड। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे पहला टॉपिक आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ, उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है, उसको किस तरह से उपभोक्ता संतुलन को आप अटेन कर सकते हो। अलग अलग जो अप्रोचेज होती हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, हमें उन सभी अप्रोच को पढ़ना है। तो उपभोक्ता का संतुलन के लिए आपको क्या करना है, क्या उपभोक्ता संतुलन होता क्या है, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो, और कौन कौन सी अप्रोच जो है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो आप कंज्यूमर संतुलन को हमें क्या करना है, पढ़ना है। आगे आइए, आगे हमें क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हमें डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। अब जो डिमांड है, मांग जो कर्व है उसमें जो मूवमेंट होती है या जो शिफ्ट होता है वो किस तरह से होता है। लो ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ क्या होती हैं, और जो जो इलास्टिसिटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मांग की कीमत लोच है उसको आप कैसे मेज़र करोगे, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करोगे, जैसे परसेंटेज मेथड का यूज़ करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, जियोमेट्रिक मेथड आएगा। तो ये सब हमें डिमांड के कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखिए डिमांड का चैप्टर भी पूरा आएगा हमारे पेपर में, और कहीं ना कहीं क्या चैप्टर पूरा आएगा, जो डिमांड के साथ जो अगला ही चैप्टर हम 12th क्लास में पढ़ते हैं इलास्टिसिटी का, वो टॉपिक भी पूरा ही हमें डिटेल में स्टडी करना है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, उसको आप कैसे मेज़र कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से, उसको भी हमें क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है या पढ़ना है, हम कह सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद आइए, उसके बाद डिमांड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसके बाद हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ना है, एक प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से हमारी सब सप्लाई होती है वो डिसाइड होती है। जैसे फर्स्ट पहले आपको पढ़ना है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उत्पादन संभावना, जो मतलब सॉरी हम कह सकते हैं कि जो उत्पादन है हमारा, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, शॉर्ट रन में हमारा या लॉन्ग रन में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है। हमें टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इनको पढ़ने के साथ साथ
इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उस पर काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा है कि ज़्यादा जो है इनके क्या आए हुए हैं, रिलेशनशिप, जो काफ़ी क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप से पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, वो पढ़ना है। फिर आता है कॉस्ट का जो चैप्टर, कॉस्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है कि शॉर्ट टर्म में किस तरह की कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट औसत लागत, औसत स्थिर लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एक तरह से हम कह सकते हैं जो कॉस्ट का चैप्टर हम क्या करते हैं 12th के अंदर पढ़ते हैं ना, उसमें जितनी भी तरह की कॉस्ट है और उसमें जितना भी रिलेशनशिप दे रखा है आपस में, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच में जो आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं कि इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट वाले चैप्टर में भी हर तरह की कॉस्ट और उसके रिलेशनशिप को काफ़ी फोकस करना है। और देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जो चैप्टर हमें पढ़ना है रिवेन्यू वाला चैप्टर, जैसे टोटल रिवेन्यू, कुल आगम, सीमांत आगम और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे एवरेज रिवेन्यू हम पढ़ते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू हम पढ़ते हैं या टोटल रिवेन्यू हम पढ़ते हैं, इनका जो आपस में जो डायग्रामेटिकली रिलेशनशिप है उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद एक प्रोड्यूसर किस तरह से इक्विलिब्रियम में आता है, एक उत्पादक के संतुलन के लिए कौन कौन सी कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। और सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, उसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, सप्लाई को, पूर्ति कर्व हमें पढ़ना है, सप्लाई का स्लोप पढ़ना है, सप्लाई में जो मूवमेंट होती है, जो शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, उसको पढ़ना है। और सप्लाई को क्या करते हैं, इलास्टिसिटी, जैसे प्राइस में इलास्टिसिटी होती है ना, वैसे ही सप्लाई की इलास्टिसिटी जो होती है, पूर्ति की जो कीमत लोच है, उसको भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब जैसे वहाँ पर क्या था, डिमांड की इलास्टिसिटी थी, उसको मेजरमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कीमत लोच है किसकी, पूर्ति की, वो क्या है, उसको किस तरह से मेजर करना है। जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए, और हमें क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरीज हैं वो हमें पढ़नी है। और थोड़ा सा हमें जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमने पीजी में स्टडी किया होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स होता है कि वो वेलफेयर होता है कल्याण का जो अर्थशास्त्र होता है, उसमें जो पैरेटो ने जो कंडीशंस बताई हैं और किस तरह से हम प्राइवेट और सोशल जो प्रोडक्ट है या फिर ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन को आप कैसे अचीव करते हो, कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से हम अटेन करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस आप कैसे अटेन करते हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करना है, जिसके अंदर हम पैरेटो की कंडीशन, ऑप्टिमैलिटी की उन्होंने डिफरेंट कंडीशन दी हैं, प्राइवेट एंड सोशल प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इसको भी डिटेल में स्टडी करना है। आपने एक चीज़ देखी होगी, ये सारा सिलेबस तो किसका है, ये सिलेबस तो 11th और 12th का ही है, लेकिन इसमें जो डेप्थ आएगी वो आपका यूजी पीजी लेवल तक की आएगी। तो आपको सिर्फ इस सोच से ही सिलेबस को तैयार नहीं करना कि 11वीं 12वीं वाला चल जाएगा, आपको वो माइक्रो और मैक्रो की, एचएल आहूजा की जो यूजी पीजी में हम बुक्स पढ़ते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम डिफरेंट मार्केट्स पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ मार्केट क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, मार्केट की फीचर्स बताओ, प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह से अलग अलग मार्केट में, जैसे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगिता में किस तरह से क्या करते हैं, प्राइस का निर्धारण करते हैं, मोनोपोली में कौन कौन सी कंडीशन होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी कंडीशन होती है, और किस तरह से इन डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, इन डिफरेंट मार्केट्स में किस तरह से इन मार्केट्स में हमारे डिमांड कर्व में जो शिफ्ट आता है या सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आता है, उसको भी हमें क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो हमारी जो अलग अलग मार्केट्स हैं उनको हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है कि मार्केट होती क्या है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उन मार्केट्स में किस तरह से प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, और किस तरह से फिर प्राइस और सप्लाई में या डिमांड और सप्लाई में इनकी वजह से शिफ्ट भी आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हमें डिटेल में डिस्कस करना है।
अब बात आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आपको बस उतना ही स्टडी करना है। उसके बाद बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको जो है आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, राष्ट्रीय आय वाले कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, एग्रीगेट क्या होते हैं, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब सर्कुलर फ्लो हम जो पढ़ते हैं, जो आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ते हैं, उसको स्टडी करना है। ये जो नेशनल इनकम है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, नेशनल इनकम ग्रोथ, जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस पे कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे हम कैसे निकालते हैं। तो इन सभी जो नेशनल इनकम के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें हमसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि किस में से किसको माइनस करके क्या निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें आपको फॉर्मूले आपको काफ़ी ध्यान रखना है, उनको याद करना है, क्योंकि उनका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उनको लर्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे नेशनल जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने योग्य आय क्या होती है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम, क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो ज़्यादा पता है, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में आपको डिफरेंस बताना है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या शामिल करते हैं या प्राइवेट इनकम में क्या शामिल नहीं करते, इस तरह से क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। तो पहले तो आपको इनके मतलब और इनके बीच में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है उसको भी स्टडी करना है। और फिर हमें क्या पढ़ना है कि जो नेशनल इनकम है, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम कैसे जो है नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आया इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जीडीपी, जीएनपी वगैरह पढ़ने हैं। फिर आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मेजरमेंट कैसे करना है नेशनल इनकम का, इसको स्टडी करना है। आगे हमें क्या करना है, जो हमारे जो केन्ज और क्लासिकल्स जो किस तरह से डिटर्मिनेशन करते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि रोजगार का और आय का जो निर्धारण किस तरह से किया जाता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में जैसे C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये सारा टॉपिक हमारा क्लासिकल और केन्ज से जो है इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अगला देखिए, आगे हमें क्या पढ़ना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है ना, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, प्रॉब्लम क्या आती है मल्टीप्लायर से, हमें क्वेश्चन इससे क्या आता है, मैथमेटिकली क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आता है। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। आपको एमपीसी दे देते हैं, इनकम निकालने के लिए बोल देते हैं, कई बार आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, सेविंग निकालने के लिए देते हैं। तो इस जो मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट है, इससे मैथमेटिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए, और क्या पूछा जाता है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है या फिर लो डिमांड है, उसको किस तरह से ठीक किया जाता है, गवर्नमेंट जो होती है किस तरह से गवर्नमेंट खर्च करती है, इन्फ्लेशन क्यों होता है इकोनॉमी में, उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन होता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कीमत के बढ़ने के कारण उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सब टॉपिक्स हमें किस में स्टडी करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको समझ आया, ऊपर वाले टॉपिक्स में तो आपको इनकम और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करना है इतने हिस्से में। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है इससे मैथमेटिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम होती है, या तो डिमांड बहुत लो होती है या डिमांड बहुत हाई होती है। तो उस सिचुएशन को आपको किस तरह से गवर्नमेंट डील करती है उसको भी हमें स्टडी करना है कि गवर्नमेंट का जो खर्च है वो किस तरह चेंज होता रहता है, इन्फ्लेशन क्या है, वो क्यों होता है, किस तरह से उसको ठीक करना है। इन सब को भी हमें इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही क्या करना है, स्टडी करना है। अब वहाँ पर हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। उसके बाद बात कीजिए मनी एंड बैंकिंग।
मनी एंड बैंकिंग में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है जो मुद्रा है उसका मतलब बताओ, वो कैसे उसका उद्गम हुआ, क्या क्या मनी जो है फंक्शन करती है, जैसे मनी के प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है या अदर फंक्शन है, तो वो सारे फंक्शंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हमें पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, उसका मतलब, उसके काम। कमर्शियल बैंक जो व्यापारिक बैंक है उसका क्या मीनिंग है, क्या क्या उसके फंक्शंस है, ठीक है, ये सब हमें मनी एंड बैंकिंग में पढ़ना है। और रीसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कि जो रिफॉर्म्स टाइम टाइम पे जो सुधार किए जाते हैं ना, रीसेंट सिग्निफिकेंस रिफॉर्म्स एंड इशू इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में जो बहुत सारे सुधार किए गए और जो उनका महत्व है, उन सुधारों का जो महत्व है उससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा। या जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ है या जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उससे भी क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो मनी एंड बैंकिंग में बस हमें यही पढ़ना है कि मनी के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन और रीसेंट जितने भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो रिफॉर्म होते हैं, जो सुधार होते हैं या जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और जो कौन कौन से सुधार किए गए हैं और उनका जो महत्व है वो क्या है। तो हमें मनी एंड बैंकिंग में इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना है। आगे आइए, अब जो है ये पब्लिक इकोनॉमिक्स कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे कि गवर्नमेंट जो है उसका बजट क्या है, इसको हम पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक पार्ट मानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पहले हमें डिटेल में क्या पढ़ना है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कि गवर्नमेंट के बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो सरकार बजट बनाती है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उसको किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो, गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी इनकम होती है, कितनी तरह का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और कितनी तरह के बजट जो है बनते हैं। और हमारे यहाँ पर जो रिवेन्यू डेफिशिएट चलता रहता है, फिजिकल डेफिशिएट होता है, प्राइमरी डेफिशिएट होता है, तो ये क्या है, इनका क्या मतलब है या इनकी क्या इम्प्लीकेशन है, इनका क्या महत्व है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बजट को बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक सब कुछ पूछ लिया इन्होंने। कैसे कि गवर्नमेंट का बजट क्या है, उसके क्या कंपोनेंट है, उस बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट जो रिसिप्ट्स मिलती हैं, या फिर हम कहें रिवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, या इनकी इम्प्लीकेशन सब हमसे पूछ लिया। अब है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेफिशिएट हो गए, मान लो, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में डिफरेंट डिफरेंट डेफिशिएट हो गए, तो इन डेफिशिएट, इन घाटों से उभरने के लिए सरकार जो है क्या करती है, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिशिएट हो गए, जैसे रिवेन्यू डेफिशिएट हो जाता है, फिजिकल डेफिशिएट हो जाता है, प्राइमरी डेफिशिएट हो जाता है, ये सारे घाटे ही तो हैं सरकार के। तो इनको किस तरह से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से ठीक करती है, तो वो भी जो हमें क्या करने हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स के पार्ट में हमें इसको स्टडी करना है। और देखिए, और अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आप इसको बोल सकते हो, और कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसके क्या कंपोनेंट है, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, फॉरेन करेंसी का हम यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से एक्सचेंज हम करते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती हैं, और फिक्स एक्सचेंज रेट की मेरिट क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल की क्या मेरिट्स होती हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई से, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हम करते हैं ना सप्लाई से और डिमांड से, तो वो किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, इसकी भी हमें स्टडी करनी है, ठीक है। बैलेंस ऑफ अकाउंट क्या होता है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, जैसे करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, तो इन सब को हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही लगभग कहते हैं, तो ये सब हमें क्या करना है, उसमें स्टडी करना है। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमें क्या स्टडी करना है, अब देखिए इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी आई हुई है थोड़ी बहुत। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, जो इंटरनेशनल जो रिकार्डो की थ्योरी है, एडम स्मिथ की थ्योरी है ट्रेड की, ठीक है, जेएस मिल की थ्योरी है, एक्शरोलिन की जो थ्योरी है, वो जो थ्योरीज है 4-5 जो स्टार्टिंग में जिससे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, तो उन सभी थ्योरीज को आपको पढ़ना है। और फिर आपको क्या पढ़ना है, जो फ्री ट्रेड होता है वो क्या होता है, या फिर ट्रेड में जब हम प्रोटेक्शन देते हैं तो वो क्या होती है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है। कौन कौन सी, IMF को पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक को पढ़ना है, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी
करना है। तो ये सब हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बोल सकते हो और आईटी का भी बोल सकते हो। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, थोड़ा शेयर मार्केट वगैरह की स्टडी भी करनी है। जैसे हमने देखा था जो हमारा केवीएस का क्वेश्चन पेपर था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, जब एक फर्म किस तरह से उसको इशू करती है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर पढ़ना है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का क्या काम है, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ में डील करने वाली छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमारा किसका, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग का जो सिलेबस है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है उसके अंदर हमें स्टैट, अब जो है केवीएस के अंदर एक पार्ट क्या है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, वो फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है सिलेबस में, ये जो स्टैट एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, स्टैट को और इंडियन इकोनॉमी को सेकंड पार्ट में रखा गया है। अब हम जो स्टैट पढ़ते हैं, सांख्यिकी को पढ़ते हैं, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है उसके अंदर, कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि स्टैट होता क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, हम क्या करते हैं, डाटा किस तरह से इकट्ठा करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्टैट की। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है बिना स्टैट के बिना अधूरी है। तो स्टैट का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है वो सब हमें पढ़ना है। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कौन कौन से, किन किन मेथड से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और उस डाटा को किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। आपको पता है कि जो स्टैट होता है वो हमें कब लगता है, 11th क्लास के अंदर जो हमारी बुक लगती है वो स्टैट की लगती है हमें। तो ये वाली जो टॉपिक्स हैं ये सब हमारे वहीं से हैं। तो पहले बेसिक रीडिंग हमें वहाँ से लेनी है, उसके बाद हमें यूजी पीजी में हमने जो स्टैट की बुक्स पढ़ी हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी डेप्थ पूछी जाती है। फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेंसेक्स पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी का, या नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। टाइम टाइम पे सर्वे होते रहते हैं। जैसे हमने कई क्वेश्चन में देखा है कि नेशनल इनकम को कौन जो है मेजर करता है, ये क्वेश्चन हमने एनवीएस में देखा है। या नेशनल इनकम को कौन मेजर करता है, इस चीज़ को कौन मेजर करता है। तो अलग अलग, जैसे इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम किसका है। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो सेंसेक्स हमारा है उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद जो डाटा होता है वो कितनी तरह का होता है, जैसे प्राइमरी डाटा होता है हमारा, सेकेंडरी डाटा होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हमें स्टडी करना है। फिर हमें क्या पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो डाटा हमने इकट्ठा कर लिया उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। डाटा कितनी तरह का होता है, हम कितनी तरह के वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेबल्स में हम फ्रीक्वेंसियाँ बनाते हैं ना स्टैट में, तो वो कितनी तरह की होती है। टेबल, जो प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा, टेबुलर फॉर्म, जो डाटा है आपके पास किसी भी चीज़ का, उसको आप एक टेबल की फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। हम जो है एक टेबल को डायग्राम में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को प्रेजेंट करना, ये सब हमें स्टैट के अंदर पढ़ना है। आपने देखा कि पहले हमें डाटा होता क्या है, स्टैट की क्या इंपॉर्टेंस है, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करना है। उसके बाद आपने देखा कि उस डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, टेबल में प्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट करना है, डायग्राम में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ से स्टैट से काफ़ी पार्ट्स आपका पेपर में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सिलेबस आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, आप टेबल में बताओगे, आप डायग्राम से प्रेजेंट करोगे, आप जियोमेट्री फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, आप बार डायग्राम बनाओगे, या पार्ट पाई चार्ट डायग्राम। तो अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमें स्टैट के अंदर पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जैसे हम हिस्टोग्राम पढ़ते हैं, पॉलीगन पढ़ते हैं, ओजीव, लेस देन ओजीव, मोर देन ओजीव, मीडियन को प्लॉट करने के लिए, तो ये सब हमें पढ़ना है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स हमें पढ़ने हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, पहले आपको डाटा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर उनको टेबुलर फॉर्म में लगाना है, फिर डायग्राम से किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे, वो सब हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमने अर्थमेटिकल मीन, मीडियन, मोड, इससे मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आपको मीन की वैल्यू दी होती है, मीडियन की निकालनी होती है, मोड की दी होती है, मीन की निकालनी होती है। तो और इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आता है। और जो मीन की, मीडियन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी
आता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। और देखिए और क्या आएगा, कोरिलेशन से भी जो है स्टैट का जो पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है केवीएस के अंदर। कोरिलेशन से आपका क्या आएगा, कोरिलेशन होता क्या है, आप उसको किस तरह से मेजर कर सकते, कोरिलेशन होता है सहसंबंध। अब कोरिलेशन को मेजर करने के मेथड है, आप कार्ल पियर्सन मेथड से भी मेजर कर सकते हो, स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन से भी मेजर कर सकते हो। तो आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए और कोरिलेशन के सम्स काफ़ी आते हैं, ठीक है, तो सम्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइम सीरीज होता क्या है, टाइम सीरीज को कैसे एनालाइज किया जाता है। और फिर इंडेक्स नंबर से भी, इंडेक्स नंबर का टॉपिक भी हमें करना है कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, मीनिंग क्या होता है, या इंडेक्स नंबर कितने टाइप का होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, इन डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स का क्या यूज़ है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये सब जो है इंडेक्स नंबर के जो सब टॉपिक्स हैं इन सभी की स्टडी हमें करनी है। तो ये तो हो गया आपका स्टैट का क्या सिलेबस। अब था उसमें क्या था, स्टैट के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट था, वो तो जो अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस किया सेकंड पार्ट में वो सब सिलेबस क्या था, स्टैट का था। अब जो है आपको डेवलपमेंट पॉलिसीज, हम इसको थोड़ा नाम किसका दे सकते हैं, हम आप इसको इंडियन इकोनॉमी का नाम भी दे सकते हो, थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये टॉपिक्स हम देखने को मिलते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, अब हम क्या करते हैं अपना आर्थिक विकास करते हैं तो उसमें डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसके टॉपिक्स को भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। कैसे, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी सिचुएशन क्या थी। देखो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवल ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय हमारी जो सिचुएशन थी हमारे देश की, जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ये शायद हम 11वीं में पढ़ते हैं चैप्टर, इसकी हमें डेप्थ में स्टडी करनी है। और फिर क्या है कि कॉमन गोल्स, हमारे 5 ईयर प्लान्स आए, हर 5 ईयर प्लान में हमारा क्या गोल था, क्या मोटो था, क्या हमारा एजेंडा था, क्या हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट थी, क्या हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी, क्या चीज़ हम अचीव कर सकते थे, क्या हमने अचीव नहीं की, वो सब जो है हमारा इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। आपने देखा भी हमने केवीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए तो उसमें 5 ईयर प्लान से तो क्वेश्चन ज़रूर है ही है, एक क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या है, कौन इसके हेड हैं, कौन जो है इसको चलाते थे, सब चीज़ें काफ़ी पूछी गई हैं। तो प्लानिंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब जो है हमने देखा था कि हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इनकी क्या विशेषता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या विशेषता है, इंडस्ट्री की विशेषता, फॉरेन ट्रेड की जो विशेषता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो हमने क्या की हैं, अडोप्ट की हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इन सब को भी हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। आप इसको कह सकते हो थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ऐड है और कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है, तो इसमें मिक्स सा सिलेबस है। तो ये दोनों जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स में जो मेजर रिफॉर्म हुए थे 1991 में, ये प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी की जो पॉलिसी है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इसकी नीड क्यों थी, उसकी क्या विशेषता थी और इसकी वजह से हमने क्या चीज़ को अटेन किया, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो ये वाला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर है। अब उसके बाद अब क्या है कि इंडियन इकोनॉमी के ना कुछ करंट टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे पॉवर्टी का टॉपिक है, पॉवर्टी क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसको कैसे आप एलिवेशन हम कर सकते हैं, उससे कैसे सरकार ने कम करने की कोशिश की है, टाइम पे सरकार कौन सी पॉलिसीज़ लेके आई है, जैसे पॉवर्टी क्या है, प्रोग्राम क्या है, एंड फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल डेवलपमेंट कि सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, क्रेडिट कैसे उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, जो सहकारी खेती है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किस तरह से पनप रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरह से प्रमोट हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, थोड़ा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और कहीं ना कहीं पॉवर्टी इंडियन इकोनॉमी का क्या है, ये मिक्सचर है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो टॉपिक हैं वो किसके, इंडियन इकोनॉमी के हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं। उसके बाद और हमें क्या पढ़ना है कि ह्यूमन जो कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो कितना इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, एजुकेशन सेक्टर इंडिया का किस तरह से ग्रोथ कर रहा है,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ कितनी है, उससे रिलेटेड कितने इशू हैं, या फिर उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम कितनी है, या उन सब चीज़ों को ठीक करने के जो सॉल्यूशंस है वो क्या है। ये वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक्स है ना, ज़्यादा हमने 11th में जो है पढ़े हुए हैं। तो 11th की जो हमारी बुक है ना, उसमें ये टॉपिक्स हम सारे पढ़ते हैं, थोड़े 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 सारे पढ़ते हैं। लेकिन अब KVS के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास क्या होता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो विकास और इन्वायरमेंट, मतलब रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है, कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इन्वायरमेंट किस तरह ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये ज़्यादा पार्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमी ने हमारा कवर किया हुआ है। लास्ट जो हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा है हमारा ये, कि अब हमने डेवलपमेंट भी कर लिया, डेवलपमेंट के टॉपिक्स भी हमने देख लिए, इंडियन इकोनॉमी को भी हमने देख लिया। अब क्या है, हमें कंपैरिजन करना है किस किस के बीच में, हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, वहाँ पर कौन कौन से इशू हैं, वहाँ की ग्रोथ, और जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान की ग्रोथ कंडीशंस को देखा जाएगा, या फिर इंडिया और चाइना में जो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह की है, पॉपुलेशन कैसी है, एक कंपैरिजन जो है हर एक चीज़ का होगा। तो ये हमें 3 या 4 कंट्रीज़ का इनका कंपैरिजन भी देखना पड़ेगा, जैसे कंपैरिजन विद नेबर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इश्यूज़ क्या हैं ग्रोथ में, पॉपुलेशन, हर एक सेक्टर का कैसा डेवलपमेंट है, जैसे चाइना के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक कंपैरिजन भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, हर एक के साथ इंडिया का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है वो कैसा है। यहाँ पर हमारा जो KVS का PGT इकोनॉमिक्स का डिटेल्स जो सिलेबस है वो डिस्कस हो चुका है। अभी तो हमने चैनल पर KVS के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे ही हमारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होंगे तो हम इस सिलेबस में से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हर तरह का रिलेशनशिप आता है ना, जैसे एवरेज कॉस्ट में, डिफरेंट कॉस्ट में आपस में जो रिलेशनशिप होता है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिटेल में चैनल पर डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी आई होगी, समझ आया होगा आपको सिलेबस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।